हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम ऑन कल्प कैरियर इंस्टीट्यूट। तो अपने एमसीक्यू सीरीज में आज अपने जैव परक्रम जो है उसके क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्व्यपोषी जीवों के लिए सही नहीं है। सही नहीं है पूछा है किसके लिए, जो ऑटोट्रोफ जो है उनके लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला दे रखा है, वे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल से तथा सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कर लेते हैं। तो प्लांट जो है वो क्या करते हैं, प्लांट ही ऑटोट्रोफ होते हैं। रूट के थ्रू किसका एब्जॉर्प्शन करते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। और लीफ जो होती है उस लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सनलाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं, सनलाइट एब्जॉर्ब करेंगे और साथ में स्टोमेटा की हेल्प से, किसकी हेल्प से, स्टोमेटा, जिसका प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो CO2 जो है उसकी हेल्प से क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। और यहाँ पर एक प्रोसेस चलेगी जिसे कहेंगे फोटोसिंथेसिस। तो लाइट हो गया, वाटर हो गया और क्लोरोफिल हो गया, मतलब CO2 प्लस साथ में क्या, H2O, और यहाँ पर आपकी सनलाइट और साथ में आ गया क्लोरोफिल, और क्या बनता है, ग्लूकोज। तो इसने यही कहा है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल से तथा सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कर लेते हैं। तो सही स्टेटमेंट है, सही नहीं पूछा है। वे कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में भंडारित करते हैं। सही स्टेटमेंट है कि भाई कार्बोहाइड्रेट है वो उसको किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में क्या कर लेते हैं, भंडारित करते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं, सूर्य की प्रेजेंस में, किसकी, सूर्य की प्रेजेंस में ही कर सकते हैं ये ऐसा। तो ये स्टेटमेंट अपना कैसा है, फॉल्स। वे आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर बनाते हैं। तो ये जो प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का ही फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि देखो भाई, अगर ट्रॉपिक लेवल की बात करें अपने, तो लास्ट क्लास में भी बात की थी, ट्रॉपिक लेवल के अंदर जो प्रोड्यूसर होते हैं अपने, कौन, प्रोड्यूसर जो है वो ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट पे आ गए हैं। और उसके बाद अपना कौन, जो हर्बीवोर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, वो ट्रॉपिक लेवल सेकंड पे, और ये प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएंगे अपने। और उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो ट्रॉपिक लेवल 3 पे, और टर्सरी कंज्यूमर जो है वो ट्रॉपिक लेवल 4 पे। तो ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट जो है उस पे हमेशा ही कौन आ रहे हैं, प्रोड्यूसर आ रहे हैं। हम ग्रेजिंग फूड चेन की बात कर रहे हैं, GFC की बात कर रहे हैं, डिट्राइटस फूड चेन की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात नहीं कर रहे हैं, डिट्राइटस जो फूड चेन होती है, मर्तोपजीवी वाली फूड चेन होती है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ स्टेटमेंट अपना कौन सा गलत है, सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। सेकंड दे रखा है, जीवों में निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर ही पचाकर उसका अवशोषण कर लेते हैं। अगर बात करें अपने मेनली किसकी, फंगी की। जो फंगस वगैरह जो होते हैं, जो फंगस वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ये फूड है, ये कोई ब्रेड का टुकड़ा पड़ा है, इस ब्रेड के टुकड़े के ऊपर मान लो ये इस तरीके से कौन लग गया है, फंगस लग गया है। कौन लग गया है, फंगी। ये फंगी अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को, कौन से एंजाइम को दोस्तों, डाइजेस्टिव एंजाइम को किसके ऊपर डाल देता है, डाइजेस्टिव एंजाइम डालेगा और फूड का क्या कर देगा, डाइजेशन। फूड का क्या कर देगा, डाइजेशन कर देगा। और उस डाइजेस्टेड फूड को ही क्या करते हैं, ये बाद में एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, एब्जॉर्ब। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम अवशोषी या एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह देते हैं। तो ये किस किस में हो रहा है, देख रहे हैं क्या, मशरूम, मशरूम एक क्या है, फंगस है, लेकिन ग्रीन प्लांट जो है वो तो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। अमीबा जो है वो फूड को वैक्यूल की फॉर्म में अंदर लेता है, न कि डाइजेस्टेड फूड को अंदर लेता है। ईस्ट एक फंगी है, मशरूम भी एक फंगी है, ब्रेड मोल्ड जो होती है, ब्रेड की फफूंद जो है वो भी क्या होती है, एक फंगी है। पैरामीशियम, ये भी फूड को डाइजेस्टेड फॉर्म में नहीं लेता है, बाहर से वैक्यूल वगैरह की फॉर्म में या फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल की फॉर्म में अमीबा आ चुका है।
कस्कुटा, ये एक पैरासिटिक प्लांट होता है। कैसा प्लांट है? पैरासिटिक प्लांट है। जैसे हमारी बॉडी के ऊपर जू वगैरह या फिर जोंक जिस तरीके से हो गया, या लीच हो गया, जो होते हैं पैरासाइट जो होते हैं, हमारी बॉडी से जिस तरीके से ब्लड ले रहे हैं, उसी तरीके से अमरबेल जो है वो एक पैरासाइट का एग्जाम्पल है। पौधों से फूड का अवशोषण करता है और पौधे मर जाते हैं, सूख जाते हैं। अमरबेल, जू या फीताकर्मी ये भी नहीं है तो यीस्ट और मशरूम और ब्रेड की फफूंद जो है वो क्या है? डाइजेस्टेड फूड को ही बाहर से अंदर की तरफ लेते हैं। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं ऐसे अवशोषण को। सही कथन का चयन करना है। विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं कर सकते हैं। सही कथन का चुनना है। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? विषमपोषी हेट्रोट्रोफ जो होते हैं वो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, सही स्टेटमेंट है। विषमपोषी प्राणी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सौर ऊर्जा प्रयुक्त करते हैं। विषमपोषी प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं? नहीं, ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते हैं। विषमपोषी प्राणी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में बदलने में समर्थ होते हैं? नहीं। विषमपोषी जो होते हैं वो क्या? अपने भोजन के लिए हमेशा और हमेशा ऑटोट्रोफ के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले फूड कहाँ जाता है? माउथ। माउथ से बकल कैविटी, बकल कैविटी से बात करें तो फूड जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स कॉमन पाथ होता है, यहां से फूड भी जाता है और क्या भी जाती है दोस्तों? एयर भी जाती है। फेरिंग्स, फेरिंग्स से बात करें तो ईसोफेगस, ईसोफेगस से अपना स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर निकाल दिया जाता है। तो पहला ही दे रखा है मुख, मुख से अमाशय, अमाशय से छोटी आंत। तो ये तो सीक्वेंस ही क्या गलत हो गया है। मुख, मुख से ग्रसिका, अमाशय, बड़ी आंत और छोटी आंत, ये सीक्वेंस भी क्या हो गया है? रॉन्ग। मुख, अमाशय, ग्रसिका, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये स्टेटमेंट देख लेते हैं अपने। मुख, मुख से सॉरी अमाशय पहले आ गया है तो यहाँ भी क्या, ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। मुख, मुख से ग्रसिका, ग्रसिका से अमाशय, अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत। तो डी ऑप्शन क्या चला जाएगा अपना? करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट है, यदि लार में लार एंजाइम एमाइलेज की कमी हो जाए तो मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी? जो अपना सलाइवा जो है, कौन? सलाइवा जो है, उस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम मिलता है जिसे कहते हैं अपने सलाइवरी एमाइलेज। क्या कहते हैं? सलाइवरी एमाइलेज। ये सलाइवरी एमाइलेज जो है वो स्टार्च के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। किसके ब्रेकडाउन में हेल्प करता है? स्टार्च के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। तो देख रहे हैं प्रोटीन, प्रोटीन के डाइजेशन में किसका रोल नहीं है? एमाइलेज का कोई रोल नहीं है। इसके अंदर पेप्सिनोजन जो पेप्सिन की फॉर्म में, ट्रिप्सिनोजन जो ट्रिप्सिन की फॉर्म में, कार्बोक्सीपेप्टिडेज उनका रोल लेने वाला है प्रोटीन के डाइजेशन में। स्टार्च का शर्कराओं में विघटित होना, तो यही बताया है स्टार्च जो है उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा अगर सलाइवा के अंदर क्या? सलाइवरी एमाइलेज नहीं है। वसाओं का, तो वसा के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। विटामिन, विटामिन के एब्जॉर्प्शन जो है वो या तो होता है आपका कहाँ पे? स्टमक के अंदर। कहाँ पे होता है? स्टमक के अंदर, या फिर होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। विटामिन के जो है उसका एब्जॉर्प्शन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट हो जाएगा। अमाशय का अस्तर जो है, अगर अमाशय को देखें अपने तो स्टमक जो है, उस स्टमक के अंदर अंदर की तरफ यहाँ कवरिंग मिलती है अपने को इस तरीके से, अलग अलग लेयर्स है। उनमें से सबसे अंदर की तरफ जो लेयर है उस लेयर का नाम है म्यूकस। यहाँ पर किसकी कवरिंग होती है? म्यूकस की कवरिंग होती है। ये जो म्यूकस की कवरिंग है, इस म्यूकस की कवरिंग की वजह से यहाँ पर जो आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो किसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है? किसकी वॉल को डैमेज नहीं कर पाता है? स्टमक की जो वॉल होती है उनको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, या उनको कोई किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। ये जो म्यूकस है, म्यूकस को अपने को पता है, लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था। गोबलेट सेल जो होती है, कौन सी सेल है?
गोबलेट सेल जो होती है वो इसका सिक्रीशन करती है। तो यहां आपसे यही क्वेश्चन पूछा है, क्या पेप्सिन, नहीं, पेप्सिन का तो रोल प्रोटीन के डाइजेशन में है, तो श्लेष्मा जो है, म्यूकस जो है, लार एमाइलेज और पित्रस भी नहीं, तो श्लेष्मा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इधर। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है, आहार नाल का कौन सा भाग है पित्त रस को प्राप्त करता है, तो इस तरीके से ये अपना स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये जो हिस्सा है वो ड्यूडेनम है, कौन सा हिस्सा है, ड्यूडेनम, उसके बाद जेजेनम आता है, उसके बाद इलियम आता है, डीजे आई, उसे याद रख लेना। यहाँ इधर अपना कौन होता है, लीवर, और लीवर से जो है, और यहाँ पर इस तरीके से अपने पास है कौन, पेनक्रियाज। लीवर से जो बाइल डक्ट है वो कहाँ पर आती है, बाइल को लेकर के यहाँ इस तरीके से गॉल ब्लैडर है अपने पास, बाइल को लेकर के, और बाइल डक्ट कहाँ पहुंचती है, पेनक्रियाटिक डक्ट के पास, और पेनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए ये जो है वो किस में जाता है, ड्यूडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। तो इसने पूछा है कि कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है, क्या बाइल जो है उसको प्राप्त करता है, तो छोटी आंत, छोटी आंत में भी पूछ ले तो कौन सा हिस्सा, ड्यूडेनम हिस्सा जो है वो क्या करता है, पित्तरस जो है उसको प्राप्त करता है। आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें अगर चावल के पानी में डाल दी जाए तो चावल का पानी जो है वो कैसे रंग का हो जाता है, नीले काले रंग का हो गया है। इससे पता चलता है कि चावल के पानी में किसकी प्रेजेंस है, किसकी प्रेजेंस है, स्टार्च। स्टार्च टेस्ट अपने करते हैं, कोई भी प्लांट है उस प्लांट को अगर अपने कहाँ रख दें, थोड़े टाइम के लिए धूप से दूर रख दें, और उसके बाद अगर उसको गमले वाले प्लांट को अपने कहाँ रख दें, दोबारा से धूप में रख दें, और उसके ऊपर एक ब्लैक पेपर लगा दें, लीफ के ऊपर क्या लगा दें, अगर ब्लैक कवरिंग कर दें, तो ब्लैक कवर की वजह से सनलाइट है वो उसको क्रॉस नहीं कर पाती है। और उसके बाद अगर अपने आयोडीन टेस्ट करते हैं, तो आयोडीन टेस्ट में हम देखते हैं कि यहाँ फूड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इस तरीके का टेस्ट हमने किया है। तो वही टेस्ट जो है ये पूछा है आपसे कि भाई किसकी वजह से होता है, तो स्टार्च टेस्ट के लिए अपने क्या है, आयोडीन का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा अपना कि स्टार्च की प्रेजेंस की वजह से क्या है, ऐसा कलर अपने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है, तो आहार नाल का जो हिस्सा है, आहार नाल में फूड जो है, स्टमक, स्टमक से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ जाता है दोस्तों, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और यहां पर ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन, ये अपना हिस्सा हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है, इस तरीके से का। तो स्टमक, स्टमक के अंदर 3 से 4 घंटे तक, 3 to 4 आवर तक क्या रहता है, फूड रहता है, और यहाँ से फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विली और बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारे जो एंजाइम है, एंजाइमेटिक रिएक्शन चलती है इधर, और उन एंजाइम की वजह से फूड का क्या, मैक्सिमम डाइजेशन जो है, मैक्स डाइजेशन और मैक्स ही एब्जॉर्प्शन जो है, मैक्सिमम डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है, भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये जो जेजुनम हिस्सा है इसके अंदर सर्वाधिक आपका क्या होने वाला है, फूड का अवशोषण होने वाला है, क्योंकि विलाई जो है, विली जो होती है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनका काम यही है। तो यहाँ पूछा है आपसे भोजन अंतिम रूप से कहाँ पचता है सबसे ज्यादा, तो कहाँ, छोटी आंत जो होती है उसके अंदर भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय रस जो है का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है, अग्नाशय रस जो है उसका कार्य पूछा है, ट्रिप्सिन, मतलब पैनक्रियाटिक जूस जो है, पैनक्रियाटिक जूस जो है उसका फंक्शन पूछा है हमसे। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है और लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को नहीं। लाइपेज का कार्य क्या है, लिपिड का डाइजेशन करना, किसका डाइजेशन करवाने में हेल्प करता है, ये लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है, न कि कार्बोहाइड्रेट के। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। ट्रिप्सिन पाइसीभूत वसाओं को पचा देता है और लाइपेज प्रोटीन को, लाइपेज का काम फिर गलत दे रखा है इसने, और ट्रिप्सिन का भी।
ट्रिप्सिन और लाइपेज वसाओं को पचा देते हैं। ट्रिप्सिन का कार्य किसके डाइजेशन में रहता है? प्रोटीन के डाइजेशन में। किसके डाइजेशन में? प्रोटीन के डाइजेशन में। ट्रिप्सिन प्रोटीनों को पचा देता है, सही बात है, और लाइपेज पाइसीभूत वसाओं को, सही बात है। लिपिड जो है वो इमल्सिफाइड किसने किया है? तो इमल्सिफाइड करने के लिए अपने पास कौन था? बाइल जूस, और बाइल जूस के अंदर कौन था? सॉल्ट थे। वो सॉल्ट क्या करते हैं? फैट के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है उनके बाहर की तरफ चिपक जाते हैं इस तरीके से, और उनके चिपकने की वजह से जो है वो फैट के बड़े ग्लोब्यूल नहीं बन पाते हैं। तो फैट के बड़े ग्लोब्यूल नहीं बन पाएंगे तो उससे क्या है? फैट का जो डाइजेशन है वो क्या हो जाता है दोस्तों? आसान हो जाता है। तो फैट का डाइजेशन अगर क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, तो उसके ऊपर आसानी से क्या है? जो लाइपेज एंजाइम है वो एक्ट कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट हो जाएगा। चूने के पानी से भरी फरक नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है? अब यहां पर अगर बात करें अपने, जब एयर को इनहेल करते हैं, सांस को जब अंदर की तरफ लेते हैं, तो हम मैक्सिमम एयर की बात करते हैं, वो कौन सी है? O2 की। और जब क्या करते हैं हम कोई भी गैस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो ज्यादातर कौन सी गैस आती है? वो CO2 आती है। तो CO2 की वजह से क्या हो जाएगा? जो दूधिया रंग है वो अपने को दिखाई देगा। तो किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या है अपने को ये दिखाई देगा। ईस्ट जो है उसमें अवायवीय अभिक्रियाओं का सही क्रम क्या होता है? तो ईस्ट जो है उसके अंदर पूछा है, तो पहले अपने देख लेते हैं इस तरीके से, जैसे ये एक सेल है, सेल के अंदर ये अपना न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अलावा अगर अपने बात करें कि अगर कोई प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस उसी को डिसाइड करने के लिए ये अपना क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया मान लेते हैं। तो पहली प्रोसेस जो होती है फूड के डाइजेशन के लिए वो होती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। ग्लाइकोलाइसिस की जो पूरी प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है दोस्तों? साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। और साइटोप्लाज्म में होने के बाद ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस पूरे होने के बाद पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बन जाते हैं, और पायरुविक एसिड कहाँ पहुंचता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऐसा होता है। अगर बात करें एन एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोई रोल ही नहीं रह जाता है। किसका? एन एरोबिक रेस्पिरेशन का। एन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलाइसिस तो होगा साइटोप्लाज्म में, लेकिन पायरुविक एसिड जो बनेंगे वो पायरुविक एसिड जो है वो भी कहां पड़े रहेंगे? या तो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर एल्कोहल के अंदर। कहां? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन की जो पूरी प्रोसेस होती है वो कहां चलती है? साइटोप्लाज्म में चलती है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। एन एरोबिक अवायवीय श्वसन होता है, उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरी नहीं होती है। तो इसने पूछा है अवायवीय अभिक्रियाओं का सही क्रम क्या होगा? ग्लूकोज, ग्लूकोज का ही तो क्या होना है? ग्लाइकोलाइसिस होना है। कोशिका द्रव्य में होता है, उसे पायरुवेट बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो अभी बताया था, अवायवीय श्वसन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का तो कोई रोल होता ही नहीं है बेचारे का। ग्लूकोज, ग्लूकोज से कोशिका द्रव्य, पायरुवेट कोशिका द्रव्य, और लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लूकोज का जो ग्लाइकोलाइसिस हुआ, पायरुवेट बना, पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया फिर आ गया, तो फिर अपना क्या हो गया? गल। ग्लूकोज, ग्लूकोज से कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य जो है यहाँ पे इथेनॉल और कार्बन डाई ऑक्साइड, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा था इधर, और यहाँ लैक्टिक एसिड तो बनाया है। तो लैक्टिक एसिड तो बनता है कौन सी के अंदर है? मसल सेल के अंदर। कौन से के अंदर है? मसल सेल के अंदर। हमारे अंदर जब हमारी जो मसल्स है उन मसल्स के अंदर जब किसकी कमी हो जाए? लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं, लेक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की कमी आने की वजह से क्या है? लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो लैक्टिक एसिड किसके अंदर तो बनता ही नहीं है? ईस्ट के अंदर तो बनता ही नहीं है। तो ईस्ट के अंदर तो क्या बनता है? इथेनॉल बनता है और कार्बन डाई ऑक्साइड बनती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। वायवीय श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? वायवीय श्वसन, अभी बात करी थी कि वायवीय श्वसन जो होता है उस वायवीय श्वसन के अंदर
ग्लाइकोलाइसिस, जो बाहर से ग्लूकोज आना है उस ग्लूकोज का क्या होना है, ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कहाँ पे होता है दोस्तों, साइटोप्लाज्म के अंदर। चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो चाहे एब्सेंट हो, ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही होगा। चाहे वो सेल प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही होगा। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसमें कभी भी क्या नहीं हो सकता है, प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ये जो है उनके अंदर कभी भी क्या नहीं हो सकता है, क्रैब साइकिल नहीं चल सकता, क्योंकि उनके अंदर क्रैब साइकिल चलने का और इस तरीके की प्रोसेस ही नहीं होगी उनके अंदर। क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनके अंदर क्या है, सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल ही नहीं मिलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल ही नहीं मिलेंगे तो इनके अंदर कोई प्रोसेस भी नहीं होगी। इसीलिए अपने यहाँ बात कर रहे हैं कौन सी सेल की, यूकैरियोटिक सेल की। कौन सी कोशिकाओं की बात कर रहे हैं अपने, तो यूकैरियोटिक। तो ध्यान रखना, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही क्रैब साइकिल ऑपरेट हो सकता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर कभी भी क्या नहीं हो सकता है, क्रैब साइकिल ऑपरेट नहीं हो सकता है। तो देखो, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस चली, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड जाएगा किसके अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो पायरुविक एसिड बनता है, ग्लाइकोलाइसिस की जब प्रोसेस होती है तो साथ में यहाँ पे कुछ क्या हो जाती है, एटीपी एनर्जी भी रिलीज होती है और NADPH2 भी बनती है। ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड के बाद क्रैब साइकिल चला। यहाँ पे कौन सा साइकिल चलता है, क्रैब साइकिल। और क्रैब साइकिल कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रैब साइकिल चला, क्रैब साइकिल चलेगा तो साथ में बनेगी CO2 और साथ में बनेगी खूब सारी क्या, एनर्जी बनेगी। और उसके बाद जो NADPH2 बनी है वहां एक प्रोसेस ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो इन मेम्ब्रेन्स पे चलता है। तो अपने इतने से काम चल जाएगा। क्या ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टूटता है, नहीं, पायरुवेट के अंदर। तो अभी अपने देखा है वो तो किसके अंदर टूटता है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा अपना, फॉल्स। ग्लूकोज जो है वो कोशिका द्रव्य में पायरुवेट की प्रेजेंस में पायरुवेट में टूटता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और साथ में क्या, CO2 और साथ में H2 और साथ में ऊर्जा बनती है। ग्लूकोज जो है माइटोकॉन्ड्रिया पायरुवेट सही दे रखा है ये, तो ग्लूकोज से कोशिका द्रव्य, कोशिका पायरुवेट, साथ में क्या, एनर्जी। तो यहाँ बताया था ना कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है, और यहाँ क्या नहीं दे रखी है इसने, कुछ ऊर्जा नहीं दे रखी है। तो कुछ ऊर्जा भी तो रिलीज होती, ऊर्जा रिलीज हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 और H2O, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं दे रखी है, साथ में किसका रोल ही नहीं दे रखा है, कोई ऊर्जा का रोल ही नहीं दे रखा है। ग्लूकोज से ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में ब्रेक डाउन होगा, पायरुवेट और साथ में ऊर्जा, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर CO2 H2 और ऊर्जा बनेगी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या चला जाएगा यहाँ पर अपना, करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। श्वसन के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू दे रखा है इधर का, अंतः श्वसन के दौरान पसलियां भीतर की तरफ चली जाती है। अगर बात करें इंस्पिरेशन, अंतः श्वसन अंदर की तरफ जब सांस ले रहे हैं तो पसलियां अंदर नहीं जाती है, पसलियां कहाँ की तरफ आती है, पसलियां बाहर की तरफ आती है। कहाँ की तरफ आती है, पसलियां बाहर की तरफ। और जो डायफ्राम जो है वो पहले कैसे होता है, डोम शेप में होता है। किस शेप में होता है, इस तरीके से, डोम शेप में। तो पहले दोस्तों डोम शेप में होता है इस तरीके से, और बाद में जब अपने इनहेलेशन करते हैं, सांस अंदर की तरफ लेते हैं, अंतः श्वसन लेते हैं, तो वो कैसा हो जाता है, इसे फ्लैट हो जाता है। पहले डोम शेप होता है और उसके बाद कैसा होता है, फ्लैट हो जाता है इस तरीके से, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये रिलैक्स फॉर्म है, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है। तो पहला इसने दे रखा है डायफ्राम ऊपर की तरफ उठ जाता है, तो पहला स्टेटमेंट अपना क्या दे रखा है, इसने फॉल्स दे रखा है। कुपिकाएं, एल्वियोली के भीतर गैसों का विनिमय होता है, अर्थात कुपिकाओं की वायु की ऑक्सीजन विसरित होकर रुधिर में पहुंच जाती है, और रुधिर की कार्बन डाइऑक्साइड विसरित होकर कुपिकाओं की वायु में चली जाती है। ऐसा ही होता है। अगर बात करें श्वसन की, तो श्वसन की बात करें तो सबसे पहले पहुंचता है नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से बात करें अपने तो फेरिंग्स, फेरिंग्स से अगर बात करें तो लैरिंग्स, लैरिंग्स से अपने ट्रैकिया, और ट्रैकिया से
लंग्स के अंदर। ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर राइट ब्रोंकस, लेफ्ट राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई हो गई। ब्रोंकस से फिर अपने बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, टोटल ब्रोंकियोल्स, इस तरीके से एल्वियोलर सेक, और ऐसे करते करते कहाँ पहुंच जाता है वो, एल्वियोलर सेक से एल्वियोली के अंदर पहुंच जाता है। जैसे ये एक एल्वियोली है और यहाँ पर इस तरीके से कैपिलरीज की ब्लड सप्लाई होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से CO2 है और यही क्या है, O2। तो यहाँ CO2 का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से mmHg के अंदर यहाँ 45 mmHg प्रेशर होता है, तो वो यहाँ से यहाँ चला जाता है, यहाँ 40 mmHg प्रेशर है। और यहाँ जो है वो प्रेशर 104 mmHg है, तो यहाँ से कहाँ चली जाती है वो CO2 जो सॉरी O2 जो है वो अंदर की तरफ चली जाती है। यहाँ O2 का प्रेशर 40 mmHg होता है, यहाँ 104 होता है। तो हाई प्रेशर डिफरेंस की वजह से मेम्ब्रेन को पार करता हुआ एल्वियोली जो है, कौन, एल्वियोली जो है, वहां से कहां चली जाती है, ये कैपिलरी के अंदर चली जाती है। तो यही पूछा इसने, कोशिकाओं के भीतर विनिमय होता है, अर्थात कोशिकाओं की वायु की ऑक्सीजन मिश्रित होकर रुधिर में, ब्लड में पहुंच रही है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां पहुंच जाती है, वापिस से एल्वियोली के अंदर पहुंच जाती है। तो ये स्टेटमेंट अपना क्या है, ट्रू। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति अधिक बंधुता होती है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा, ये दे रखा है इसमें। तो अगर CO2 की बात करूं मैं, तो CO2 जो है वो RBC के साथ बाइंड होकर के, तो सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट है, 20%। लगभग 7% जो है वो किस फॉर्म में जाता है, प्लाज्मा की फॉर्म में डिजोल्व होकर के। और HCO3 कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में सबसे ज्यादा, ऑलमोस्ट 70%, ऑलमोस्ट 70% जो है वो HCO3 आयन की फॉर्म में जाती है। तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की जो एफिनिटी है वो तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ ज्यादा है। कुपिकाओं के कारण गैसों के विनिमय के लिए अधिक सतही क्षेत्र उपलब्ध हो जाता है। कुपिकाएं जो होती है वो कुपिकाएं क्या करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। क्या इंक्रीज कर रही है, सरफेस एरिया। अगर कुपिकाओं को देखें अपने, तो कुपिकाओं का एक तो नंबर ऑलमोस्ट 300 मिलियन के अंदर है, नंबर बहुत ज्यादा है, 300 मिलियन नंबर है। अगर अपने कुपिकाओं को देखें तो कुपिकाओं का की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, उसी वजह से गैस एक्सचेंज होता है आसानी से। तो ये जो कुपिकाएं हैं, इन कुपिकाओं को अगर अपने खोल के रख दें तो लॉन्ग टेनिस जो होता है, उस टेनिस के ग्राउंड से भी बड़ा क्या कुपिकाएं हैं, वो सरफेस एरिया बना रही है। तो इतने छोटे एरिया के अंदर क्या है, लंग जो है, एल्वियोली जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है। तो ऑप्शन ये भी क्या है अपना, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर जो है वो अपना क्या है, सही है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग क्या है। तो अंतः श्वसन के अंदर बताया था दोस्तों, सही प्रवाह का मार्ग क्या है। तो सबसे पहले तो नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से यहाँ नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फिर पहुंचता है वो कहां पर, फेरिंक्स, और फेरिंक्स से फिर एयर जो है वो यहां पर लैरिंक्स, लैरिंक्स से ट्रैकिया, और ट्रैकिया से लंग्स के पास पहुंचती है। किसके पास, लंग्स के पास पहुंचती है, इस तरीके से का। तो देखो पहला दे रखा है इसने नासाद्वार, नासाद्वार से कंठ, कंठ के पास नहीं पहुंचती है, पहले कहां पहुंचती है वो, ग्रसनी। नासा मार्ग, नासा मार्ग से नासाद्वार, श्वास नली नहीं, पहले ही श्वास नली में नहीं जाएगी। कंठ, कंठ से नासाद्वार, ग्रसनी फेफड़े नहीं। नासाद्वार, नासाद्वार से ग्रसनी, ग्रसनी से कंठ, कंठ से श्वास नली और कुपिकाएं। तो ये क्या हो जाएगा अपना, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट अपना है, श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है। तो गैसों का विनिमय जो होता है वो श्वसन के दौरान कहाँ होता है दोस्तों, अभी बताया था कहाँ होता है, एल्वियोलाई के अंदर। कहाँ होता है, एल्वियोलाई के अंदर। कहाँ होता है गैस का एक्सचेंज, एल्वियोली। तो कुपिका, फेफड़ों की कुपिकाओं में किसका, गैसों का एक्सचेंज होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है इसीलिए। हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ट्रू स्टेटमेंट बताना है अपने को। हृदय जो है उसके बारे में बेसिक सी जानकारी अपने थोड़ी सी देख लेते हैं। जैसे कि ये अपना क्या है, हृदय है। हृदय के अंदर कितने चेंबर मिलते हैं अपने को, 4 चेंबर मिलते हैं। ये अगर बात करें तो राइट एट्रियम हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट
वेंट्रिकल हो जाएगा। हमारे अंदर इस तरीके से वेना कावा जो है वो क्या करती है, पूरी बॉडी से कौन सा ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको कहाँ लेकर के आ रही है, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से जो ब्लड होता है वो कहाँ पहुंचता है, लंग्स के पास। किसके पास पहुंचता है, लंग्स के पास। और लंग्स के अंदर CO2 वाला ब्लड है वो तो वहीं रह जाता है, और वहां मतलब ब्लड एक्सचेंज हो जाएगा, वहां तो क्या रहेगा, CO2 जो है एक्सचेंज हो जाती है, और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में। तो यहाँ ऑक्सीजन ये जो लेके गई है इसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और ब्लड वापस लेके आई है इसे कहते हैं पल्मोनरी वेन। यहाँ से ब्लड निकलता है अओर्टा और किस में चला जाता है, पूरी पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है। इस तरीके से ये जो कॉमन थोड़ा सा है आइडिया लग गया है अपने को कि हार्ट किस तरीके से वर्किंग है, हार्ट किस तरीके से काम करता है क्या। यहाँ इस तरीके से वाल्व लगे होते हैं जो ब्लड को नीचे आने देते हैं, बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। यहाँ पर इस तरीके से वाल्व लगे हैं जो ब्लड को नीचे आने देंगे और बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करेंगे। इसने पूछा है बायां आलिंद शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, जबकि दायां आलिंद फेफड़ों से विऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है। बायां नील्य ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है, जबकि दायां नील्य विऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़ों में पंप कर देता है। बाएं आलिंद से ऑक्सीजनित रुधिर दाएं नील्य में चला जाता है और इस रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में भेज देते हैं। दायां आलिंद शरीर के विभिन्न भागों से विऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, जबकि बायां नील्य ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है आपको बताना है दोस्तों। तो बताइए आप लोग कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है अपने। तो यहां पर अपने कौन कौन से स्टेटमेंट सही दे रखे हैं, तो स्टेटमेंट तुम लोगों को बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो अपने सही है। सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो अपने बायां नील्य ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है। बायां आलिंद शरीर के अंदर क्या कर रहा है, वेंट्रिकल जो है वो क्या कर रहा है, विभिन्न भागों में क्या कर रहा है, भेज रहा है, पंप कर। जबकि दायां नील्य विऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़ों में पंप कर देता है, ये क्या कर रहा है, फेफड़ों में भेज रहा है। तो स्टेटमेंट कैसा है अपना, ये ट्रू है। नेक्स्ट 4 नंबर स्टेटमेंट क्या है, दाएं आलिंद शरीर के विभिन्न भागों से विऑक्सीजनित रुधिर को प्राप्त करता है, प्राप्त कर रहा है, और जबकि बायां नील्य ऑक्सीजनित रुधिर को विभिन्न भागों में पंप कर देता है, ये फिर वापिस से पंप कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापिस विपरीत दिशा में बहने से रोकती है। तो अभी हार्ट की जो वर्किंग की थी उसमें बताया था दोस्तों कि हार्ट के अंदर कितने चेंबर है, इस तरीके से 4 चेंबर है। 4 चेंबर है, उनमें से अगर बात करें अपने तो यहां पर इस तरीके से क्या है, वाल्व मिलते हैं। यहाँ पर क्या मिलते हैं, इस तरीके से वाल्व मिलते हैं। इनका नंबर 3 होता है और इनका नंबर कितना होता है, 2। ये जो वाल्व होते हैं वो किसके थ्रू, कोर्डे टेंडिनेई के थ्रू नीचे की तरफ इस तरीके से जुड़े हुए भी रहते हैं, कोर्डे टेंडिनेई के थ्रू। तो जब हृदय से मतलब राइट एट्रियम से ब्लड जब और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जब नीचे की तरफ आता है तो सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं दोस्तों। इधर राइट एट्रियम, राइट सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें। दोनों में ब्लड एक साथ ही तो नीचे जाता है और यहां से ब्लड जो है वो
कहाँ की, लंग्स की तरफ चला जाएगा और यहाँ से पूरी बॉडी के पास चला जाता है, इस तरीके से पूरी बॉडी के पास चला जाता है। क्या तो यहाँ बैकवर्ड फ्लो, जब ब्लड किसके अंदर जा रहा है, इस तरीके से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर या अओर्टा के अंदर जा रहा है, तो ब्लड का क्या ना हो जाए, वापिस फ्लो ना हो जाए ऊपर की तरफ। कहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ। तो इसको रोकने के लिए एक तो यहाँ पर वाल्व लगे हैं, दूसरे कोर्डे टेंडिनी पर। मेन रोल किसका है, वाल्व का। वो वाल्व जो है वो एक ही तरफ खुलते हैं, दोनों तरफ नहीं खुलते हैं। एक तरफ खुलने की वजह से क्या है, ब्लड है उसका बैकवर्ड फ्लो नहीं हो पाता है। तो ब्लड का बैकवर्ड फ्लो रोकने के लिए हृदय के अंदर क्या है, कपाट स्थित है। मोटी पेशियों का कोई रोल नहीं है, पतली भित्तियों का भी कोई रोल है नहीं। नेक्स्ट है एकल परिसंचरण, अर्थात शरीर से होकर एक चक्कर के दौरान रुधिर का हृदय में से होकर केवल एक बार प्रवाहित होना निम्नलिखित में से किन में पाया जाता है। अगर यहाँ बात करें लैब योग या फिर अपने कॉमन जो घरों में अपने या फिर गार्डन के अंदर जो छिपकली मिलती है या सैलामेंडर के अंदर, तो किन में देखने को, हिप्पोकैम्पस या फिर एक्सोसिटस मछली है एक तरीके की, ये भी एक एनाबस भी क्या है, एक तरीके की फिश है। हाइला अपने ट्री फ्रॉग हो गया, राणा कॉमन घरों में मिलने वाला मेंढक हो गया, ड्रैको नॉर्मली मिलता ही है, हवेल या फिर डॉल्फिन या कछुआ ब्लू व्हेल जो है, तो ये एक मैमल हो गया, डॉल्फिन भी एक मैमल हो गया, और ये कछुआ जो है वो एक रेप्टाइल के अंदर आ जाएगा इस तरीके से। क्या तो हिप्पोकैम्पस और एक्सोसिटस और एनाबस है, उनके अंदर एकल परिसंचरण मिलता है अपने को। बाकियों में क्या है, इनमें डबल परिसंचरण तंत्र या फिर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। निम्नलिखित कशेरुकी समूहों में हृदय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता है। तो हृदय जो है वो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर हृदय का कोई ज्यादा खास रोल नहीं है कि वो ऑक्सीजनित ब्लड को भेजे। तो मछलियां जो होती है, फिशेज मतलब फिश जो होती है, फिश के अंदर मेन रोल रहता है किसका, गिल्स का। एक्सचेंज इसी के थ्रू होता है, तो गिल्स जो है उनका रोल रहता है। तो फिशेज क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। धमनियों का वर्णन करने के लिए सही कथन चुनिए। तो धमनियों के बारे में थोड़ी सी मैं तुम लोगों को बता देता हूं। पहले धमनी जो होती है अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड लेके जाती है। पहली बात तो है कि हृदय जो होता है उस हृदय से जब भी ब्लड दूर जाएगा, अवे फ्रॉम द हार्ट जाएगा। ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, दूर लेकर के जाएगी। वी फॉर वेन, वी फॉर वापिस, वी फॉर वेन और वी फॉर वापिस, वो ब्लड को क्या लेके आती है, वापिस लेके आती है। अब अगर बात करूं मैं आर्टरी की, तो आर्टरी जो होती है उस आर्टरी के अंदर अगर अपने देखें तो बाहर की तरफ ट्यूनिका एक्सटर्ना, अंदर की तरफ ये ट्यूनिका एक्सटर्ना हो गई अपने पास, ये जो पूरी है ये ट्यूनिका एक्सटर्ना हो गई है अपने पास, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना है। इससे अंदर की तरफ बात करें तो ये ट्यूनिका मीडिया है, यहां से यहां तक ट्यूनिका मीडिया हो गई अपने पास। ट्यूनिका मीडिया जो है मोटी है यहाँ पर, इसके अंदर की तरफ यहाँ पर एंडोथीलियम की वॉल मिलती है अपने को। ल्यूमेन क्या मिलता है, नैरो मिलता है। ब्लड प्रेशर क्या मिलता है, मोर मिलता है। ब्लड का फ्लो क्या मिलेगा, फास्ट मिलेगा। ब्लड फ्लो क्या होगा, इधर फास्ट मिलने वाला है दोस्तों। ब्लड का जो फ्लो है वो क्या भी होगा, फास्ट होगा यहाँ पर। तो देख लेते हैं इसकी भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ। एक बात और, मोटाई के साथ साथ अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो इसके अंदर ये क्या होती है, इलास्टिक भी होती है। प्रत्यास्थता होती है, इनमें रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है, विभिन्न अंगों तक रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय में पहुंचाती है। क्या धमनियों का कार्य है क्या, ये आर्टरी का कार्य है क्या, नहीं, ये तो वेन का, सिराओं का कार्य होता है कि विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय में पहुंचाने का कार्य। इनकी भित्तियां पतली होती है और इनके भीतर कपाट होते हैं, नहीं। कपाट किसके अंदर है, पतली वेन मिलेगी, कपाट भी वेन में मिलेंगे। और रुधिर कम दाब के साथ कहां बहता है, वेन में बहता है। रुधिर को हृदय से दूर नहीं लेकर के जाती है, हृदय के अंदर वापस लेके आती है। इनकी भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती है, इनमें रुधिर कम दाब के साथ बहता है। ये रुधिर को हृदय से ले जाकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचती है। रुधिर कम दाब, दाब क्या होता है, ज्यादा,
इनकी भित्तियां मोटी एवं प्रत्यास्थ होती है, इनमें रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है और ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। तो कौन सा स्टेटमेंट है वो अपना सही हो जाएगा, डी जो है वो क्या है, सही हो जाएगा। आर्टरी, हमेशा ही आर्टरी की वॉल मोटी मिलती है, अभी बताया था। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया की मोटाई ज्यादा है इसी वजह से, और ट्यूनिका इंडिका जो मतलब ट्यूनिका इंटरना जो है वो भी अंदर की तरफ है, लेकिन ल्यूमेन देखो, ल्यूमेन क्या है यहाँ पर, नैरो है। ल्यूमेन नैरो होने की वजह से क्या है, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा क्रिएट किया जाएगा, तो जर्क जो है, झटका जो है वो ज्यादा लगने वाला है इनके ऊपर, तो ब्लड प्रेशर भी क्या होता है, मोर होता है इनके अंदर का। तो नेक्स्ट अपना देख रहे हैं कि वर्ककों की निस्यंदन इकाई नेफ्रॉन किसको कहते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है वो नेफ्रॉन ही क्या होता है दोस्तों, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, किडनी की। तो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है, तो कहां से आती है दोस्तों, एक दिन पहले भी किया था आपने, कहां से आती है, ये जल से। कैसे आती है, जल से। फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड की बात करी थी। तो फोटो सिस्टम सेकंड जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके ब्रेकडाउन के लिए दोस्तों, वाटर के ब्रेकडाउन के लिए। सनलाइट गिरती है और सनलाइट गिरने की वजह से वाटर का ब्रेकडाउन होता है, वाटर के ब्रेकडाउन की वजह से H प्लस और साथ में क्या रिलीज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और साथ में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो तो गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाती है, और इन हाइड्रोजन का इनका यूज जो है वो NADPH2 बनाने में या फिर NADPH2 बना करके डार्क रिएक्शन में रोल हो सकता है इसका। तो इसके बारे में अपने पहले ही चर्चा कर चुके हैं। उत्तकों के बाहर आने वाली, उत्तकों से बाहर आने वाले रुधिर में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है। जैसे ये अपने बात करें कि आर्टरी है, क्या है, आर्टरी है। आर्टरी से बनती है आगे चल करके कैपिलरी, बड़ा थोड़ा बड़ा दिया है समझने के लिए सिर्फ, क्या है, कैपिलरी है। इधर अपनी क्या है, सेल है या फिर टिश्यू है। सेल के अंदर प्रोसेस चली थी अभी दोस्तों, एक बात करी थी अपने कौन सी, क्रैब साइकिल की। क्रैब साइकिल के दौरान क्या बनी थी, CO2। फूड का क्या हुआ था, इधर डाइजेशन हो गया कंप्लीट, ब्रेकडाउन हो गया फूड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन तो यूज हो गई, बन कौन गई इधर, CO2। CO2 बनी है, वो CO2 वापस कहाँ डाल दी जाएगी, ब्लड के अंदर, और यहाँ की ऑक्सीजन को कहाँ ले लिया जाएगा, सेल के अंदर। तो अब बताओ इस ब्लड के अंदर पहले किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, O2 की कंसंट्रेशन मोर थी, CO2 की कंसंट्रेशन क्या थी, कम। अब CO2 जो है वो तो हो गया ज्यादा और O2 क्या हो गया है, कम। तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अपेक्षाकृत क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जीव समय के साथ वृद्धि करते हैं। जीव अपने शरीर में होने वाली टूट फूट या मरम्मत करते रहते हैं। अपनी संरचना को बनाए रखने के लिए कोशिकाओं में अणुओं की गति नहीं होती है। कोशिकाओं में अगर अणुओं की गति नहीं होगी, साइटोप्लाज्म मूवमेंट ही नहीं करेगा, तो मतलब सेल डेड हो चुकी है। ऊर्जा जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है, तो क्या ये रॉन्ग स्टेटमेंट है अपना। स्वपोषी में निम्न निश्चित मतलब स्टोर, क्या निश्चित मतलब स्टोर रहने वाली आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है, ऑटोट्रोफ में। तो ऑटोट्रोफ जो है वो अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। बनाते किस फॉर्म में हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में, और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है किस फॉर्म में, फ्रुक्टोज की फॉर्म में। और नाइट को इसी को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करेंगे, स्टार्च की फॉर्म में। निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सी समीकरण को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की समीकरण माना जाता है। प्रकाश संश्लेषण जो है उसमें अगर आप देखोगे तो क्या क्लोरोफिल का यूज दे ही नहीं रखा है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल का यूज नहीं दे रखा है। यहाँ किसका रोल दे रखा है, क्लोरोफिल मतलब वो C6CO2 दे रखी है, सही है। 12H2O है, सही है। क्लोरोफिल भी दे रखा है, सूर्य का प्रकाश भी दे रखा है, लेकिन साथ में क्या दे दी है, CO2। तो CO2 नहीं लगती है दोस्तों, इधर क्या ऑक्सीजन रिलीज होती है। CO2 तो कहाँ यूज हो जाएगी, यहाँ। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण में बात करें तो लाइट गिरती है, सनलाइट गिरती है। क्या एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। क्या वाटर का यूज नहीं होता है? वाटर लगता है। क्लोरोफिल लगता है। अब इनमें से देखना है कौन सी चीज नहीं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, इसने नहीं का पूछा है तो ये तो होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन भी होगा। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन, उपचयन नहीं होता है। क्या होता है? CO2 का तो क्या होता है? CO2 जो है उसका तो क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन ऑफ CO2 होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में तो क्या नहीं पूछा है, तो कार्बन का ये ऑप्शन अपना क्या चला जाएगा? करेक्ट चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है। पौधों में रंध्रों का खुला तथा बंद होना किस बात पर डिपेंड करता है? वाटर। द्वार कोशिकाएं जो होती है, द्वार कोशिकाओं के अंदर वाटर की उपस्थिति कितनी है? जल जितनी ज्यादा अमाउंट के अंदर होगा उतना ही वाटर, जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या है? पोर जो है वो ओपन दिखाई देंगे अपने को। तो टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी वाटर के ऊपर डिपेंड करती है कि स्टोमेटा ओपन है कि क्लोज है। अधिकांश पौधों में नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित किया जाता है? तो नाइट्रोजन को या तो नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में अवशोषित कर लिया जाता है, या फिर यूरिया अपने खेतों में जो डालते हैं उस यूरिया को अगर अपने देखेंगे तो वो अमोनियम आयन की फॉर्म में, किस फॉर्म में? अमोनियम आयन की फॉर्म में। किस फॉर्म में? अमोनियम के आयन के फॉर्म में। तो ये भी सही है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अपने यूज कर ही नहीं सकते हैं प्लांट। तो 2 और 3 क्या हो जाएंगे अपने? सही हो जाएंगे। 2 और 3 क्या हो जाएंगे इधर? करेक्ट। नेक्स्ट है पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम। तो पहला एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, जो सलाइवा के थ्रू मिक्स किया जाता है। किसके थ्रू? सलाइवा के थ्रू। तो सलाइवरी एमाइलेज क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पाइरुवेट, कौन सा कथन सही है? पाइरुवेट को यीस्ट की सहायता से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। वायवीय जीवाणुओं में किण्वन होता है? नहीं। एनएरोबिक में होता है, वायवीय नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया में किण्वन होता है? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया में तो एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है। किण्वन जो होता है वो अवायवीय श्वसन का ही एक प्रकार है, सही है। किण्वन जो होता है फर्मेंटेशन है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का ही तो एक टाइप होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 4, ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 क्या हो जाएंगे इधर? करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्राय खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं। वो क्रैम्प्स किस कारण से होते हैं? तो वो क्रैम्प्स किसकी वजह से है? लैक्टिक एसिड जमा होने की वजह से। किसकी वजह से? लैक्टिक एसिड। तो पाइरुवेट के इथेनॉल में बदलना ये तो यीस्ट के अंदर होता है, इथेनॉल में बदलने। पाइरुवेट के ग्लूकोज में बदलना नहीं। ग्लूकोज का पाइरुवेट में न बदलने के कारण, पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण क्रैम्प्स आते हैं। आयंस की भी कमी हो जाती है, वाटर की भी कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की, लेकिन साथ में क्या है? लैक्टिक एसिड का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है उधर। हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग क्या है? यूरिन अगर बनेगा तो वो बनेगा कहां पर? किडनी। किडनी से हो जाएगा यूरेटर, यूरेटर, यूरेटर से जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से जाएगा यूरेथ्रा से बाहर। यूरेथ्रा जो होता है वो कॉमन ओपनिंग होता है, किसके लिए? कॉमन पाथवे होता है वो, कि उसी के थ्रू तो यूरिन जाएगा और उसी के थ्रू जाएंगे अपने स्पर्म जो है। तो सीमेन भी उसी के थ्रू जाएगा और यूरिन भी। तो इसने पूछा है पहला कौन है? किडनी। वर्कक, वर्कक से मूत्र नली, मूत्र मार्ग और मूत्राशय नहीं। ये स्टेटमेंट तो क्या है? फॉल्स। वर्कक, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, मूत्र नली, ये भी फॉल्स हो जाएगा। वर्कक, मूत्र नलियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, ये क्या है? सही। मूत्राशय से वर्कक वापिस थोड़ी जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं अपना, मानव के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पाइरुवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है? तो बताया था कि भाई
ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है वो तो कहाँ होती है, आपकी साइटोप्लाज्म में। कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। और लैक्टिक एसिड कब बनेगा, जब यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या नहीं होगी भाई, ऑक्सीजन नहीं होगी, तो ये क्रैब साइकिल को करेगा नहीं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो पायरुविक एसिड होते हैं, उन पायरुविक एसिड को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसी की वजह से मसल्स पेन होता है। तो किसके अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर। तो ये अपने क्वेश्चन थे भाई किसके बारे में, मेनली लाइफ प्रोसेसेस जो है उस चैप्टर को एनसीईआरटी से कंप्लीटली कवर किया गया है। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच।